नमस्कार। नमस्कार। तुम हंसती रहो, खिलखिलाती रहो, तुम हक के लिए आवाज़ उठाती रहो, तुम शक्ति बन हिम्मत बढ़ाती रहो, तुम प्रेरणा बन राह दिखाती रहो, तुम नारी हो, तुम दुनिया को यूं ही खूबसूरत बनाती रहो। नमस्कार, आदाब, अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स। बिहार बिहान के मंच से मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत करती हूं और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है ऋचा और बहुत ही खूबसूरत बात कही अनामिका आपने कि औरत के बिना हम इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि ईश्वर का बहुत ही खूबसूरत हस्ताक्षर है और वो है औरत। हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके संघर्षों के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा सेगमेंट भी आज इसी पे है क्योंकि अभी हम मना रहे हैं औरतों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस। क्यों अनामिका? जी बिल्कुल। और इसी बात पे हम लोग चर्चा भी करेंगे कि हम लोग अभी 8 मार्च को वुमेंस डे मनाने वाले हैं और अभी हम बिहार बिहान जो है वो अभी वुमेंस डे वीक मना रहा है। तो हमारे पास है समृद्ध महिला, सशक्त महिला, आत्मनिर्भर महिलाएं। हम हमेशा आपको अभी रूबरू करवा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम हमेशा से अनमोल वचन के साथ करते हैं, तो आइए देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और महिला दिवस जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमेशा से आपको बता दें कि हम आपको एक डायनामिक पर्सनालिटी से मिलाते हैं, आत्मनिर्भर महिला से मिलाते हैं जो सशक्त है, सबल है। क्यों अनामिका? जी ऋचा, हम ये पूरा सप्ताह नारी शक्ति को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वुमेनहुड को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे बीच एक ऐसी ही सशक्त महिला हमारे बीच मौजूद हैं। ऋचा, उनका परिचय कराते हैं दर्शकों से। बिल्कुल, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी और यंग उनको कहेंगे और वो इतनी ब्यूटीफुल हैं। आप और हम उनसे बहुत सारी चीज़ें, पहले भी बहुत चीज़ें उनसे सीख चुके हैं और आज भी बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तबीसी बहल पांडे मैम, जो कि क्षेत्रीय निर्देशक हैं, पासपोर्ट सेवा अधिकारी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत आभार कि आप हमारे कार्यक्रम में आई अपने बिजी शेड्यूल से। और अभी हम लोग वुमेंस डे मना रहे हैं और महिलाओं की आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं। तो एक महिला के लिए शिक्षित होना और आत्मनिर्भर होना कितना महत्वपूर्ण है? मेरे हिसाब से ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिकॉज़ साक्षरता होना या शिक्षित होना आपको एक अनेबल करता है ताकि आप और चीज़ें अकम्प्लिश कर सकें। जैसे आजकल आप लोग काफ़ी एड्स देखते हैं कि जैसे गूगल में है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप माइक्रोफोन यूज़ करके आप चीज़ें सीख सकते हैं क्योंकि वो जवाब देंगे। आजकल गूगल का ये ऐड आता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है और अगर आपके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ की कोई गांव की महिला है, उनको कोई हैंडीक्राफ्ट बनाना है या वो मधुबनी पेंटिंग करती हैं और उन्हें सीखना है कि एक कप पे मैं मधुबनी पेंटिंग कैसे सिरेमिक के ऊपर ज़्यादा टाइम तक मैं बना सकूँ जिससे हम लोग पैसा कमा सके, आगे जाके हो सकता है बिजनेस कर सके, तो वो चीज़ वो पढ़ करके ही समझ सकती हैं क्योंकि जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है वो लिखित में है। तो इस वजह से साक्षरता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है ताकि वो गूगल पे सिर्फ माइक्रोफोन पे करके कि ये कैसे करते हैं और गूगल आपको पढ़ के सुनाए। तो बेसिकली जो वो ब्रिज कर रहे हैं बैरियर, वो उन्हीं चीज़ों के लिए कर रहे हैं कि एक बार आप पूछ कर देखिए तो गूगल आपको सब जवाब देगा। तो वैसे ही अगर आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप स्कूल गए हुए हैं, तो अगर आप पूछ कर देखेंगे तो जो नॉलेज है पूरी दुनिया की वो आपके समक्ष आ जाएगी। खाना क्या बनाना है, आपको घर का छोटा मोटा कुछ काम करना है तो वो कैसे करना है, अगर आप किसी व्यापार में जाना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, आगे पढ़ाई, बच्चों को एडवाइस करना है कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, कि इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें जो है एक बार अगर आप एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगा तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब एक शिक्षा आपको एक्सेस देता है। अगर आप एक्सेस है, की है, वो चाबी है आपके लिए कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो एक जो पूरा नॉलेज का पूल है उसकी चाबी मिल जाती है आपको।
तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये तो है। बिल्कुल मैम। मैम, एक महिला को मजबूत बनाने में, उन्हें आगे बढ़ाने में परिवार और समाज का कितना योगदान होना चाहिए? आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि जब वो जो सोच होती है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, बचपन में वो सोच डालना कि तुम्हारे दायरे सीमित नहीं हैं, उस चीज़ को खोलना, मतलब वो जो जैसे वो खिड़कियाँ खोलना होता है कि जो तारे ज़मीन पर पे हमारा गाना था कि खोलो खोलो दरवाजे। सो एक फैमिली का वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि एक फ़ीमेल को दरवाजे खोलना, और खाली फीमेल्स के लिए नहीं, मतलब मुझे लगता है कि इवन फॉर मेल किड्स, जो बच्चे होते हैं, उनको ये रियलाइज़ करवाना और ये जागरूकता देना कि आपके लिए आसमान आपकी लिमिट है। तो वो जो वो होता है, वो फैमिली का सपोर्ट हमेशा ज़रूरी होता है कि आपकी वो परवरिश में आ जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मेरी 2 बेटियां खुद हैं, तो मतलब मैं उन्हें कहती हूँ कि तुम मेरी शेरनियाँ हो, तो वो उससे उन्हें लगता है कि हाँ हम लोग हैं एक्चुअली में। तो अब बेटियां नहीं होती तो बेटे होते, तो उसको भी, बेटे को भी कहना है कि तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो ये चीज़ फैमिली का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड मोर ओवर, अगर हम लोग फीमेल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि समाज का रोल थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा थोड़ा सा नेगेटिव होता है रादर देन पॉजिटिव इन पुशिंग, क्योंकि समाज में क्या आता है कि हमारी एक सोशल कॉन्शियसनेस हो जाती है, एक सोशल मोरालिटी, सोशल नॉर्म्स हमने सेट कर रखे हैं, तो उससे लड़ के आगे भी निकलना पड़ता है, थोड़ा सा उसको ब्रेक करके आगे निकलना पड़ता है। बट फैमिली के लिए किसी भी, मतलब चाहे मेल हो या फीमेल हो, फैमिली का सपोर्टिव होना और वो किलिंग स्पिरिट इंस्टिल करना बचपन में कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मोर सो इन केस ऑफ फीमेल्स कि फैमिली का सपोर्ट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कुछ भी कर सकते हो। जी मैम, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों के केस में फैमिली का सपोर्ट होना बराबर ज़रूरी माना जाता है। बहुत ज़रूरी है। क्यों रिचा? बिल्कुल। और अभी भी अगर हम देखें तो चुनौतियाँ कम नहीं है। हाँ, अभी भी वो स्ट्रगल कर ही रही है। Correct. तो आज के आधुनिक दौर में भी, पहले की अगर हम बात छोड़ दें, आज के आधुनिक दौर में भी वो एक क्या चुनौती है जो उनको लगता है कि आज भी बहुत सारी औरतें जो सबल हैं वो कुछ कर सकती हैं, लेकिन फिर भी वो रुक जाती हैं? वो क्यों ऐसा है? आई थिंक जैसा मैंने अभी कहा कि थोड़ा सा समाज, मतलब एक चीज़ होती है, मतलब मैं इस चीज़ को फर्मली बिलीव करती हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो इतने ड्रिवन होते हैं या मोटिवेटेड होते हैं। कि कई बार क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा था, तो लोगों को वॉक पे जाना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, एक सिंपल सी चीज़ है। तो समाज ज़रूरी, मतलब हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स वो कहते हैं कि सो जाओ, आज तो बहुत ठंड है, तो हम लोगों को ऑलवेज टेम्प्टेड होता है कि चलो हम सो जाते हैं कि अभी क्यों जाना, अभी बहुत ठंड है। तो बस मुझे लगता है कि 10% ऐसे लोग होते होंगे जो कहते होंगे कि ठंड है तो क्या हुआ, ये मेरा शेड्यूल है, इसे मुझे फॉलो करना है, तो मैं वॉक पर जाऊँगा या जाऊँगी। तो वो जो आप कह रहे हो कि सशक्त महिलाएँ हैं, तो जब उन्हें ऑप्शन मिलता है कि आप रहने दो, कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और कि आप काम मत करो या अभी आप रिलैक्स कर लो, तुम घर में देख लो, ये कर लो, तो वो आगे जाके वो ड्रिवन, मुझे लगता है कि इस वजह से भी नहीं हो पाते क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ सहूलियत है या इनहिबिटिंग फैक्टर है जो सोसाइटी आपके आसपास बना के रखती है कि वो चल जाएगा अगर आप काम नहीं करोगे। जैसे अगर पुरुषों के लिए है, से फॉर इंस्टेंस, अगर आप डिसाइड करो कि मुझे काम नहीं करना, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, जैसे बहुत सारी महिलाएं नहीं करती, तो समाज उसको पोक करेगा कि हो तुम काम नहीं कर रहे, बट ये जो पोकिंग फैक्टर है वो फीमेल्स के लिए मिसिंग हो जाता है। तो हमें जो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना पड़ता है कि हमें अपने अंदर से, हमें सेल्फ ड्रिवन और सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है। तो चाहे आप पढ़े लिखे हुए हो, तो वो सोशल प्रेशर आपके ऊपर नहीं आता कि आपको कुछ करना है, वो आपको अंदर से लाना पड़ता है। और
मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अंदर से इतना मोटिवेटेड होते हैं कि नहीं हमें कुछ करना है। अगेन जैसे मैंने अभी आप अनामिका को बताया था कि वो बचपन में इंस्टिल होती है फीलिंग कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। तो वो चीज़ जो आप कह रहे हो कि सशक्त महिलाएं फिर भी वो बैक सीट ले लेती हैं एंड इट इज़ ईजी टू गिव अप। औरतों के लिए छोड़ देना आसान है क्योंकि वो सोशल स्टिग्मा या प्रेशर अटैच्ड नहीं है। ये बहुत ही सच में ये पॉइंट वाली बात है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, लोग ऑप्शन आपको दे देते हैं। हाँ, वो फ्री में ऑप्शन है, अगर तुम नहीं भी जाओगी तो भी चलेगा, तुम नहीं भी काम करोगी तब भी ये चलेगा। तो भी चलेगा वाला जो एक स्टिग्मा है, हाँ। एक सोसाइटी को लेके कंफर्ट है comfort। या मतलब वो है तो सेल्फ ड्रिवन होना पड़ता है उसके लिए। उसे खुद ही सोचना उसे पड़ता खुद है। ही सोचना पड़ता है, उसे मतलब यूज करे कि खुद ही सन की होना पड़ता है कि नहीं मैं करूंगी। तो जब आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं या आत्म डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि आपको अपने सोच के लिए भी आत्मनिर्भर बनना है, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं। हाँ, आपको अपने इमोशन के लिए भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। Correct। आपको खुद ही सोचना खुद ही है। सोचना है, आपको फुली इंडिपेंडेंट होना है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक बहुत ही छोटी चीज़ है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, उसको गोल बनाना ही नहीं है क्योंकि वो बहुत मटीरियलिस्टिक है। अगर आप सोच में मोटिवेटेड हो जाए, अपनी सोच में इंडिपेंडेंट हो जाए तो एक्चुअली में विमेन एम्पावरमेंट वही है। एग्जैक्टली एक आत्मनिर्भर सोच से भी आत्मनिर्भर होना। बहुत ही बेहतरीन बातें हो रही है और दर्शक, उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी पसंद, आप लोगों को भी पसंद आ रही होगी। लेकिन वक्त हो चल रहा है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पुनः स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आज जो हमारी बातचीत है वो महिलाओं पे केंद्रित है, उनके संघर्षों पे केंद्रित है। और बात जो है जब महिलाओं की हम करते हैं तो उनको अभी भी ज़रूरत है कि उनको सपोर्ट हम करें। और हमारे साथ इसी बातचीत में तबीसी मैम मौजूद है जो इतना प्यार से समझा रही हैं और अब अपनी बातों को इतना प्यार से रख रही हैं। मैम पुनः स्वागत है आपका। आपने बहुत ही बेहतरीन बात कही कि महिलाओं को एक निश्चिंत के तौर पे देखा जाता है कि अगर तुम कोई काम नहीं भी करोगी तो चलेगा, तुम अगर नहीं भी जाओगी तो चलेगा। और कहीं ना कहीं ये समाज ने एक सेट कर दिया है कि महिलाओं का ये काम है, नहीं भी करोगी तो चलेगा। और पुरुषों का जो है वो बाहर का ही काम है, अगर वो घर में काम कर दिया तो फिर वो अलग, फिर लोगों का दिमाग चलने लगता है। इसी में एक आता है कि जब महिलाओं की शादी होती है सबसे बड़ा उनका ब्रेक वही होता है। अब तुम्हारी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, वो प्रेग्नेंट हो गई, अमूमन देखा जाता है कि महिलाएं अपना काम छोड़ देती हैं। फिर 5-6 साल के बाद जब वो थोड़ा होश में आती हैं तब सोचती हैं काम के, तब तक उनका करियर बहुत पीछे चला जाता है। इसमें महिलाओं को किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए? ये काफ़ी देखा जाता है कि एक बात हमें ये समझनी होगी कि सिर्फ जो पेरेंट है वो माँ नहीं बनती, फादर भी बनते हैं। राइट। फादर और मदर दोनों पेरेंट बनते हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होती है। इसमें सरकार ने भी यही करा है। अभी हाल ही में पिछले कुछ सालों में मैटरनिटी लीव इवन प्राइवेट सेक्टर में दी गई है। ऑब्वियसली कि शुरू के 6 महीने या 3 महीने या 4 महीने चाहिए होते हैं एक मदर को, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल रीज़न, बिकॉज उन्होंने बच्चा पैदा करा है। शुरू के 3-4 महीने या 6 महीने तो सरकार ने एक पहल करी है कि प्राइवेट सेक्टर में भी मैटरनिटी लीव आपको इंट्रोड्यूस करी है। बट वो 6 महीने के बाद मुझे इसका एक्चुअली में बिल्कुल जवाब ना पता नहीं कि महिलाओं को क्या करना चाहिए इस सिलसिले में। आई थिंक फैमिली सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी आ जाएगा इसमें कि आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके दोनों साइड के पेरेंट्स, चाहे सास ससुर हों ये हों, तो अगर वो आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करें और थोड़ा सा अपना मेंटालिटी चेंज करें कि एक माँ होने के साथ साथ वो एक इंडिविजुअल भी है और उनके भी ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उन्होंने भी काम करा है, पढ़ाई करी है, तो वो चीज़ वो एक्सपेक्ट ना करें एंड टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लें कि अब वो घर पर बैठ जाएंगे। बट ये आंकड़ा बिल्कुल ठीक है कि अराउंड 50 to 60% फीमेल्स अपनी जॉब छोड़ देती हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट में तो ये है कि छुट्टियां हैं, अब चाइल्ड केयर लीव है 2 साल के लिए, तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो पीपल गो ऑन लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। बट प्राइवेट सेक्टर में
ये है कि वो छोड़ देते हैं एंड रिटर्न रेट भी बहुत कम होता है, क्योंकि 5-6 साल बाद अगर आप जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि आपके पीयर्स हैं वो आगे बढ़ गए हैं, आप बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर एक और हो जाता है। आई थिंक उसमें फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए और फादर का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मतलब इट शुड बिकम अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि चाइल्ड रेयरिंग में फादर का रोल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर दोनों लोग आपस में काम बांट लेंगे कि एक बच्चा है उसके परवरिश में दोनों को इक्वली भागीदारी करनी है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाएगा। क्योंकि पुराने ज़माने में हमारा ये होता था कि फीमेल्स घर पर ही रहती थी, तो फादर्स डिस्टेंस पेरेंटिंग फिर भी कर सकते थे कि वो बाहर काम कर रहे हैं, शाम को आए 1 घंटा बच्चे को खिलाया और फिर उसके बाद अपना काम करने लग गए। तो वो आज की डेट में वो चेंज होना पड़ेगा कि फादर को भी इक्वली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनको भी बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर ड्राइंग या आर्ट एंड क्राफ्ट का असाइनमेंट है तो वो भी करवाना पड़ेगा, होमवर्क उनको भी डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये पॉसिबल है कि दोनों लोग काम कर सके इकट्ठे। तो आई थिंक ये थोड़ा एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस साइकी को चेंज होने में, बट आई एम श्योर कि कुछ सालों में हम ये बदलाव देखेंगे। और ये बदलाव बहुत ही पॉजिटिव है। कहते हैं कि अगर परिवर्तन अगर सकारात्मक हो हाँ। तो ये बेहतर समाज में बहुत बड़ा योगदान देता है। और जहाँ तक आपने बहुत सही बात कही मैम कि पेरेंटिंग अगर हम लोग बांट लें कि ज़रूरी नहीं अगर हमारी मीटिंग है, हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि आप घर पे रह लो। और ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को ये माइंडसेट बदलना होगा, क्योंकि सच में पेरेंट्स तो दोनों बनते हैं, करेक्ट है ना। हाँ। और आप एक जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान पे नहीं थोप सकते हो कि आप खाना खिलाओगे तो ही बच्चे का पेट भरेगा, हाँ। है ना। सबसे ज्यादा तो यही है कि एक माँ जो है एक माँ जो है वो माँ बच्चों का अन्नपूर्णा होती है, माँ को सब अन्नपूर्णा कुछ होती है। हाँ, तो आप ऐसा नहीं है, पिता भी उतने ही महान होते हैं, आप उनको मौका दीजिए, मौका दीजिए। हाँ महान बनने का। हाँ, मतलब अगर खाना खिलाना है तो फादर भी खिला सकते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं कि अगर फादर खाना खिला देते हैं एक बार महीनों में तो वो कहते हैं कि वाओ, मतलब उसको ग्लोरीफाई कर देते हैं हम लोग कि वो कितना महान बड़ा काम कर रहे हैं कि किया बच्चों को खाना खिला रहे हैं। क्यों? मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि इतना ग्लोरीफाइड काम क्यों है। और अगर एक माँ बच्चों को डेली खाना खिलाती है तो वो उसकी ड्यूटी है, बट तो अगर वो ये ड्यूटी निभाएगी तो फिर वो काम पर नहीं जा सकती, मीटिंग्स नहीं अटेंड कर सकती, देर सवेर नहीं आ सकते। आज मैं अगर यहाँ पर आई हूँ, मेरे बच्चे अगर घर पर अकेले हैं, तो अगर मेरी फैमिली या मेरी आसपास की सराउंडिंग्स मुझे क्वेश्चन करती कि बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा, उनको नाश्ता कौन खिलाएगा, तुम 9:30 बजे घर आओगी, तो फिर मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल कर पाती। मुझे मना करना पड़ता कि नहीं, कि मुझे अपने बच्चों को स्कूल में भेजना है, मैं नहीं आ पाऊंगी। बट ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट करा, सबसे बड़ा सपोर्ट वो है। एंड क्योंकि मेरा काम बांटा, तभी मैं और काम कर सकती हूँ। अगर आप 24/7 मुझे एक जॉब दे दोगे कि आप यही करना है, यही आपकी लाइफ है, तो फिर मैं और काम क्या कर पाऊंगी। तो एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। सबसे बड़ा सपोर्ट है कि फैमिली सपोर्ट करे, पार्टनर सपोर्ट हाँ, करे, तो वो फैमिली खुद ब खुद सपोर्ट में आ जाती है। और उसके बाद हम एक सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पुरुषों को भी उसमें आगे आने की ज़रूरत है। अगर महिला को सशक्त बनाना है तो कहीं ना कहीं पुरुषों को आना होगा। मतलब पुरुषों को सीखना होगा कि बच्चे को खाना खिलाना है, बच्चे के लिए सेरेलैक बनाना है। अगर बच्चे के लिए सपोजिंग मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरे पास कोई हेल्प नहीं है और मेरा कुक छुट्टी पर है, तो जो मेरे पार्टनर है उनको आना चाहिए कि मैं एक परोठा बना के अपने बच्चों को खिला सकूं। और ये तो मिनिमम है ना। मतलब पुरुष इस भरोसे पर नहीं आगे बढ़ सकते हैं कि कोई एक लेडी है जो सब ख्याल रख रही है और हम सिर्फ काम कर रहे हैं। आज की डेट में जो समाज है वो इस तरह से है कि पुरुष काम कर रहा है और बाकी एक फीमेल है जो काम भी कर रही है और घर भी संभाल रही है। तो अगर वो फीमेल चली गई अचानक से किसी भी रीज़न से, काम की वजह से उसको बाहर जाना पड़ा, डेथ हो गई, बीमार पड़ गई, तो पुरुष को ये पता होना चाहिए कि उन्हें भी इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट दाल, रोटी, चावल, बेसिक चीज़ें वो बना के खिला सके अपने बच्चों को, क्योंकि वो उनके भी बच्चे हैं, उनकी परवरिश करना पुरुषों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसा कि आपने कहा कि उनको एम्पावर होने की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आज की डेट में मुझे लगता है कि
विमेन जो है वो ज़्यादा एम्पावर्ड है, क्योंकि वो बाहर भी काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी हद तक वो बाहर जाके काम करती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं। और घर का तो बिकॉज हम लोग इस तरह से बड़े हुए हैं कि वो सारी बेसिक चीज़ें हमें सब कुछ आती है कि हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं। तो आज के डेट में महिलाओं को स्ट्रिक्टली देखा जाए तो पुरुषों की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। वो मतलब अगर इमोशनली कनेक्ट ना हो तो। हाँ, इमोशनली नहीं, मतलब कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, एग्जैक्टली एग्जैक्ट वैल्यू ऐड। बट वेयर एज मेल्स आर स्टिल डिपेंडेंट कि मतलब घर जो संभाल ले वो कर ले। तो पुरुषों को ज़्यादा ज़रूरत है कि एक फीमेल हो, वाइफ नहीं हो तो मदर हो जो घर संभाल लेंगी। तो मतलब अल्टरनेट चलता रहे, मतलब हाँ, मतलब कि कोई फीमेल होनी चाहिए जिस पे वो डिपेंडेंट हो, जो सुबह उठकर चाय बना ले, नाश्ता पैक कर ले, वो सिर्फ तैयार होके ऑफिस चले जाते हैं। तो एक्चुअली में सशक्तिकरण आज की डेट में पुरुषों को ज़्यादा ज़रूरत है अगर देखा जाए, ताकि वो ज़्यादा अगेन आत्मनिर्भर हो सके। आज की डेट में एज एन इंडिविजुअल एक लेडी सरवाइव कर सकती है कि कॉलेज से गई, वो बाहर गई, उसने जॉब करा, वो अपना घर सेटअप करेगी, वो अपना खाना खाएगी और वो करेगी। बट अगर एक पुरुष घर से बाहर जाके नौकरी करता है कॉलेज के बाद, तो उसको एक कुक चाहिए होगी जो घर पर आके खाना बनाएगी, वरना वो बाहर से ऑर्डर करेगा, अनहेल्दी खाना ऑर्डर करेगा, विच इज़ नॉट आत्मनिर्भरता। वेयर एज फीमेल्स के माइंड में है ये। तो ये बहुत ही बेहतरीन बातें हो रही हैं, क्यों अनामिका? अब वक्त तो हो चला है ब्रेक का। ब्रेक का जी। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप बने रहिए बिहार बिहान के साथ, हम जल्द हाजिर होते हैं। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैम, महिलाएं शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत होती हैं और इसका जीता जागता आप उदाहरण हमारे सामने हैं, बट अभी भी ज़रूरी है वो मानसिकता को बदलने की। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमारा मुझे ये लगता है कि हम लोग शुरू से ये बात बोली गई है कि औरत कमज़ोर है, कमसिन कली है, इस टाइप का वो है। वेयरएज हम लोगों के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जो वेट लिफ्टिंग में फीमेल्स हैं, आगे एथलीट्स हैं, पीटी उषा मैम हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं और क्रिकेटर्स भी हैं। सो नाउ मुझे लगता है कि मीडिया के एडवेंट से हमें ये सारी जो महिलाएं हैं और इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो हमें ज़्यादा पता चलती हैं। कि जैसे मैरी कॉम हैं बॉक्सिंग में, तो वो पहले एक थी, अब वो इतनी सारी हो गई हैं कि अब वो नॉर्म बन गया है। तो जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी तो जब समाज में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, तो ये धारणा भी मुझे लगता है कि बदल जाएगी कि नहीं, औरतों को ये नहीं करना। जैसे मैरी कॉम की मूवी जो बनी थी बायोग्राफी, उनमें यही दिखाया गया है कि उनके पेरेंट्स उसको बोलते थे तुम बॉक्सिंग करोगी मुंह खराब हो जाएगा, तुमसे शादी कौन करेगा, बट वो उनसे फाइट करके आगे निकली। तो हमें कुछ ऐसी महिलाएं, ऐसी रोल मॉडल्स की हमेशा ज़रूरत रहेगी जो पूरे समाज को आगे बढ़ाएं और आगे पुल करें कि अब हम ये कर सकते हैं और इट इज़ पॉसिबल, इस चीज़ को बताना ताकि धारणाएं बदलें और धीरे धीरे ऑब्वियसली हमारी धारणाएं बदलेंगी। जी मैम, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। मैम, आपका जो नेचर ऑफ वर्क है उसमें व्यस्तता बहुत ही रहती है, तो ऐसे में आप खुद को काम और रिलैक्स रखने के लिए क्या करती हैं? कुछ टिप्स हमारी वर्किंग वुमेन को बताएं। एक्चुअली मैं एकदम ना क्लॉकवर्क मॉन्स्टर की तरह काम करती हूँ। मेरा शेड्यूल, दिनचर्या बिल्कुल फिक्स्ड है कि मतलब अगर मुझे सुबह उठ के हाफ एन आवर अपना एक्सरसाइज करना है तो मैं वो करती हूँ, शाम को मेरी एक्सरसाइज का शेड्यूल है तो वो मैं करती हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ कि घर की बातों को कभी काम पर नहीं लेकर आती और काम की बातों को कभी घर नहीं लेकर आती। कि अगर फाइल है, कोई पेपर है या रूटीन वर्क जो होता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं डाक, जो हमारी डाक आती है, जो हमारे लेटर्स आते हैं, बहुत सारे पासपोर्ट एप्लीकेंट्स के जो सारे लेटर्स और उनके आते हैं, तो मैं वो देखती हूँ, तो उनको मैं कभी घर नहीं लेकर आती
कि मैं घर पर वो काम करूँगी, तो वो हमें बाउंड्री वो मैंने सेट कर रखी है। और ना ही घर की चीज़ों को ऑफिस में लेकर जाऊँगी। तो जब ऑफिस का काम है तो ऑफिस का, और जो घर में हूँ तो मैं टोटल अपने घर में टाइम डिवोट करती हूँ। और बाकी रिलैक्स होने के लिए जब मेरे पास वीकेंड्स हैं तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का हॉबी है, मैं कुछ ना कुछ नया करती हूँ। मैंने पिछले 1-1.5 साल में यहाँ पर मतलब मैंने एम्ब्रॉयडरी करी है, बहुत ज़्यादा करी है। मैं लिपन आर्ट आजकल ट्राई कर रही हूँ बनाना। तो कुछ ना कुछ नया सीखना, मैंने बीच में गिटार सीखना भी शुरू करा था, बीच में वायलिन सीखना भी शुरू करा था। तो मेरा ऑलवेज़ अटेम्प्ट ये रहता है कि कुछ नया सीखें, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव है। तो एक्सरसाइज मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट रूटीन है, और ऑफिस का मैंने आपको बताया, और साथ में कुछ हॉबी होना, कुछ रुचि होना, जो आप नई चीज़ें सीखते रहें, तो वो सारी चीज़ें बहुत मेडिटेटिव हो जाती हैं। तब आप बिल्कुल सोचते नहीं हैं, आप एकदम अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइड में रख के जो अपना मी टाइम है वो आपको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, कि ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। तो वो आपका ग्लास जो है ना वो भरता रहता है, क्योंकि एज अ महिला आप अपने ग्लास से आप सबको देते रहते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं, अपने पेरेंट्स को देते हैं, समाज को देते हैं, अपने ऑफिस को देते हैं। तो आपका ग्लास भरा रहे ताकि आप और लोगों को आगे दे सके, वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो ये जो 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिन में होती हैं, 1 घंटा एक्सरसाइज करना, अपने लिए टाइम निकालना ज़्यादा वो नहीं है। किसी को बुक पढ़ने का शौक़ है तो मतलब बंद करके 1 घंटा आपको बुक पढ़नी चाहिए। अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट पेंटिंग का शौक़ है तो 1 घंटा दिन में आप अपने ले दो ताकि आपका ग्लास भरा रहे। ये बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है निकालना, क्योंकि ये वो ऐसा वक्त होता है जो आप खुद के लिए निकालते हैं और पूरी तरीके से खुद को देते हैं। और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो ही हम काम भी सही तरीके से कर पाते हैं। जी मैम, जो वर्किंग वुमेन कई बार ऐसा देखते हैं कि जगल करती हैं दफ्तर और घर के कामों के बीच, तो फिर वो कैसे स्मूथली बैलेंस बना सके अपने घर और दफ्तर के कामों के बीच, कुछ बताएं। जैसा कि मैंने कहा कि डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कि मतलब मैं भी कई बार बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ। तो मतलब मेरे फ़ोन में इतनी बड़ी थिंग्स टू डू लिस्ट होती है जिसमें ऑफिस के काम से लेके गैस ठीक करवानी है, वॉशिंग मशीन ठीक करवानी है, वो मैं लिखती रहती हूँ। जो मैं करती हूँ मैं उसका आइडिया शेयर कर सकती हूँ कि मेरे पास एक छोटी सी डायरी है पाम साइज़ की, उसमें मुझे जब भी जहाँ भी कोई काम याद आता है मैं उसको लिख लेती हूँ। और आजकल व्हाट्सएप में भी एक फ़ीचर है कि आप खुद को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं अपने आप को मैसेज कर देती हूँ क्योंकि फ़ोन हमेशा होता है कि क्या क्या करना है मुझे, क्योंकि इतना सारा काम हो जाता है दिन में कि आज का अगर आप मेरी लिस्ट देखोगे तो उसमें यह है कि घर का वॉशिंग मशीन है, घर का एक्वागार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, उसका मेरी बेटी का टिफ़िन आज कुछ अलग बना के भेजना है तो उसके लिए क्या सामान खरीदना है। ये सारी चीज़ें मैं लिखती रहती हूँ क्योंकि काम जो है आपको सडनली याद आता है कि अच्छा उसकी पेमेंट करनी है, ये है। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल थिंग्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। तो प्रोफेशनली भी मुझे कुछ काम होता है, किसी सीनियर ने कुछ कहा है कि अभी ये करना है, बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आती है कि इनका काम फैसिलिटेट करवाना है, तो वो सारी चीज़ें ऑफ हैंड बिल्कुल याद नहीं रहती, तो वो मैं अपने आप को मैसेज करती रहती हूँ कि ये करना है, ये करना है, और जब भी टाइम मिलता है तो मैं देख लेती हूँ और फिर उसके बाद डिलीट कर देती हूँ जब वो काम हो गया। तो इस तरह से मैं ये 2-3 चीज़ें फॉलो करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली काम दोनों चीज़ें करना डिफ़िकल्ट होता है, बट वी आर केपेबल ऑफ दैट। हम लोग विद ट्रेनिंग और अपने माइंड्स को ट्रेन करके हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं, उससे बॉग डाउन नहीं होना। हाँ जी, ये बात सही बोली मैम आपने कि हम प्लान अगर सही तरीके से करते हैं तो हम बहुत बखूबी अपने दफ्तर और घर के काम को मैनेज कर सकते हैं। क्यों रिचा? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और जब तक आप किसी चीज़ को लिखेंगे नहीं तब तक आपको भी याद नहीं रहेगा। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जब भी याद आए आप एक नोट बैग और ये व्हाट्सएप पे खुद को मैसेज करने का फीचर है, वो बहुत ही अच्छा है। अभी इंट्रोड्यूस हुआ है आई थिंक 1 साल पहले के आसपास, सो इट हैज़ बीन अ ब्लेसिंग फॉर मी। एग्जैक्टली कि इंसान को याद रहे। अभी हम लोग आधी आबादी की जब बात करते हैं तो ये कितना ज़रूरी है उनका आगे आना, चाहे वो आर्थिक स्थिति में लेके हो
चाहे वो शैक्षणिक जगत में लेके हो, तो जो समाज को या फिर घर को, मतलब आप क्या ऐसा बोलना चाहेंगे कि महिलाओं का आना कितना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम आर्थिक भी स्थिति देखें तो अगर महिलाएं आती है तो बराबरी की भागीदारी उनकी रहती है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, वो जैसा कि हम लोग अभी पहले भी बात कर रहे थे कि पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है एक घर चलाने में। एक्चुअली अब अगर हम आज से बहुत साल पहले की बात करते हैं तो तब एक प्रेशर नहीं था। आजकल क्या है, सोशल मीडिया की वजह से और एक्सेस टू नॉलेज की वजह से, पहले क्या होता था कि बहुत सिंपल सी लाइफ होती थी। आपने जो पढ़ा वो आपने अखबार में पढ़ लिया, कुछ किताबें हो गई जिनका एक्सेस भी बहुत कम था, ज़्यादा किताबें भी नहीं होती थी, ज़्यादा लोग लिखते भी नहीं थे, ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी, स्कूल में भी बेसिक किताबें होती थी। आजकल अगर आप बच्चों का ही आप देख लें तो पोएम्स ही इतनी ज़्यादा हो गई है। मुझे लगता है कि हमने तो बचपन में जॉनी जॉनी और जैक एंड जिल, ये 2-3 पोएम्स और बाबा ब्लैक शीप पढ़ के बड़े हो गए। अब तो पता नहीं कौन कौन सी शीप्स है, बाबा ब्लैक शीप भी वो उनका चैरिटी का वर्जन आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो अब इतना ज़्यादा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है तो लाइफ जो है थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है कि हमें प्रेशर भी होता है। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम में देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक 5-6 साल का बच्चा सारे कंट्रीज़ और फ्लैग्स के नाम बोल रहा है, तो मतलब एज अ पेरेंट यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि आप ये क्या हो रहा है, मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। कपल गोल्स देख लेंगे कि ओ ये तो घूम रहे हैं, बच्चों के साथ घूम रहे हैं, हम लोग तो घूमने ही नहीं गए पिछले 3 साल से। तो मतलब वो एक, चाहे आप उसको जितना भी एलिनेट करिए, एक प्रेशर आ जाता है कि आजकल की टू डू मोर, ये भी करना है, हमें ये भी करना है। तो अगर वो जो प्रेशर हमें सोसाइटी और सोशल मीडिया और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें घर पर एक बेटर सपोर्ट और बेटर पार्टनरशिप चाहिए होगी। तो जैसा आपने कहा कि खाली फीमेल्स को नहीं, मेल्स को भी इक्वल भागीदारी देनी पड़ेगी टू रन द हाउस, क्योंकि अब हम लोगों की एस्पिरेशन एज ए सोसाइटी इंक्रीज हो गई है कि हमें एक्सरसाइज भी करनी है, हमें सबने मैराथन भी दौड़ना है, साइकिलिंग भी करनी है, सबके घर में साइकिल्स भी हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें अगर आप किसी को करनी है और अगर हमारा एज अ हाउस होल्ड एस्पिरेशन इंक्रीज हुआ है, तो कोई भी एक भाग अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, चाहे फीमेल्स अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी और मेल्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो वो बैलेंस हिल जाएगा। तो फीमेल्स को भी ज़रूरत हो जाती है फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करने के लिए। बिल्कुल, और ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की। और भी इस विषय में बात करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैम, आपके जीवन का कोई ऐसा यादगार लम्हा जो हमारी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक हो, कुछ शेयर करना चाहेंगी? आई थिंक जब मेरा सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी में 2011 मई की बात है ये, तो वो एक मतलब किसी भी एस्पिरेंट के लिए एंड ऑब्वियसली मेरे लिए भी एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाता है। एंड मुझे ये लगता है कि जो एक डेफिनेटिव मोमेंट है कि मेरी लाइफ चेंज हुई और उसकी डायरेक्शन बिल्कुल मॉडिफाई हो गई। तब मैं ओएनजीसी में काम करती थी और मैं ऑफिस में ही थी, तो तब रिज़ल्ट आया। तो 1-1.5-3 साल की मेहनत थी उससे पहले, और लकीली मैं कहूँगी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। लोग बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगाते हैं, तो आई वाज लकी कि पहले अटेम्प्ट में ही हो गया। तो मेरी साइकिल जो थी वो थोड़ी सी छोटी रही, बट मुझे लगता है कि वो एक डेफिनेटिव मोमेंट था मेरी लाइफ का, जो जिससे पूरी लाइफ की जर्नी एकदम चेंज हो गई। और किसी भी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग जब आप क्लियर करते हो या एमबीए क्लियर करते हो का एग्ज़ाम देते हो, तो इतना ज़्यादा वो लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट आपका नहीं होता, बट दिस एग्ज़ाम एक्चुअली चेंजेस योर लाइफ।
एंड आपका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल मॉडिफाई हो जाता है. तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ. जो अब इससे प्रेरणा मिले या नहीं मिले वो एक सेकंड क्वेश्चन है, बट मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि वो एक चेंजिंग मोमेंट था. और ये सच में चेंजिंग पॉइंट होना भी चाहिए. वो जो खुशी मिलती है वो शायद मतलब इंसान शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता है. मतलब आई वॉज एक्चुअली नम उस टाइम जब आया, तो मतलब अगर कोई कहे कि मैं बहुत खुश थी या मैं कूद रही थी, वो भी नहीं था. बिकॉज एक ऐसा होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को इतने टाइम से आप थोड़ा करके पाने की कोशिश कर रहे होते हो, तो वो फाइनली जब आपको मिल जाती है तो वो एक यू नो एक एंड सा लगता है कि अच्छा अब ख़त्म हो गया, मतलब एक साइकिल ख़त्म हो गई, वो एफर्ट ख़त्म हो गया. तो यू हैव टू जस्ट एक्नॉलेज दैट कि जो भी हमारा एंडेवर था उसका हमें रिजल्ट मिल गया. तो इट इज़ नॉट लाइक प्योर हैप्पीनेस, जॉय, ये इस टाइप की फीलिंग नहीं होती. मतलब वो एक होता है कि बस ठहर गया. तो मतलब दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस, जो पीसफुल हैप्पीनेस होती है ना, वो उस टाइप का अनुभव हुआ था. अच्छा, आप इस कार्य क्षेत्र में रही और बहुत बेहतर काम अभी भी आप कर रही हैं, तो पासपोर्ट एक ऐसा विषय है जिसमें आम जनता है ना वो हमेशा से कंफ्यूज रहती है. खासकर ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो जो कहते हैं कि कैसे बनेगा, कहाँ जाएंगे, तो वो थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं और उनके साथ स्कैम हो जाता है. तो इससे वो कैसे बचे और वो क्या कर सकते हैं, इस जागरूकता के लिए क्या करते हैं? देखिए, एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है. पासपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया. मैं सबसे हमेशा ये कहती हूँ कि जैसे हम लोगों का एक सीलिंग है कि हम लोग इनकम टैक्स का टाइम जब भी फिलअप करने का आता है तो हम लोग सब सीए के पास भाग जाते हैं. बट पिछले जितने सालों से मैंने नौकरी करी है, मैं कभी भी सीए के पास जाके अपना इनकम टैक्स नहीं भराया, क्योंकि इनकम टैक्स भरना भी बहुत ही आसान कंसेप्ट है. वैसे ही जैसे पासपोर्ट है, तो अगर हमें लगता है कि अच्छा पासपोर्ट बनवाना है तो पता नहीं अब क्या हो जाएगा, तो हम किसी एजेंट के पास चले जाते हैं. तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरनी होती है, जो हमारी वेबसाइट है passportindia.gov.in. अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में भरनी होती है, तो जो बिहार में वसुधा सेवा केंद्र हैं, हर एक ज़िले में, हर एक ब्लॉक में है, आप वहाँ जाइए. वहाँ पे निःशुल्क वो लोग भर के देते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म. उसके बाद हमें 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको जब पासपोर्ट अप्लाई करना है. आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आप कहाँ रहते हैं तो आपका एड्रेस प्रूफ, और अगर आप 10वीं से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है. इन तीनों के अलावा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है. अगर आप नहीं पढ़े लिखे तो कोई बात नहीं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ, जो वोटर आईडी है, पैन कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं. और एड्रेस प्रूफ आपका आधार कार्ड हो गया, आपके वोटर आईडी में भी आपका होता है, तो आप ये वाले अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और आपका पासपोर्ट आपको बन जाएगा. और अगर आपको अप्लाई करना है तो बिहार में 35 हमारे पास POPS के हैं, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो ज़्यादातर जिला के हेडक्वार्टर्स पे स्थित है. तो आपको पटना आने की भी ज़रूरत नहीं है. आप अपना ऑनलाइन आवेदन भरिए, उसमें आप अपना नज़दीकी POPS के सिलेक्ट करिए और वहाँ पर जाके आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स और आपके फिंगरप्रिंट और आप अपना फ़ोटो खिंचवाइए और पासपोर्ट जो है आपके घर आ जाएगा. ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और कोई भी इजीली ये आप काम कर सकते हैं. और ये बात भी सही है ना, मैं कि आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब महिलाओं की शादी, क्योंकि अभी महिलाओं पे ही चर्चा कर रहे हैं, महिलाओं की शादी होती है तो सबसे पहले सरनेम है ना, सरनेम पासपोर्ट, और वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है. हाँ. तो ये क्या है? हाँ, इसको तो बस पासपोर्ट पे सरनेम चेंज करना फॉर फीमेल्स इज़ वेरी इजी. मतलब आपको सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है. सरकार ने ये नया रूल बनाया है कि अगर आप अपने हस्बैंड का सरनेम ले रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ आपको एक डिक्लेरेशन देनी है. क्या बात है, बहुत अच्छी बात हुई मैम. और चलते चलते आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने कामों को छोड़ के बैठी हुई हैं, वैसी महिलाओं को? नहीं, मतलब कोई भी महिला काम छोड़कर नहीं बैठ सकती, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं, चाहे घर का काम है वो काम है, तो कोई छोड़कर नहीं बैठी हुई. बट उसके लिए एक बस मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि जैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात करी थी कि आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा. और इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि बाहर जाके आप नौकरी करने लग जाएं. आपको अपनी सोच के लिए इंडिपेंडेंट होना होगा. आपको ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ. आपको ये पता होना चाहिए, ज़्यादातर महिलाओं को ये भी नहीं पता होता कि उनको खाने में क्या पसंद है. राइट. उनको
पता होता है कि हमारे बच्चों को क्या पसंद है, हमारे पति को क्या पसंद है, हमारे पेरेंट्स को, सास ससुर को क्या पसंद है, तो एटलीस्ट जो आज सारी महिलाएं हैं वो आज खुद के लिए या मार्च 8 को वो खुद के लिए कुछ खाना बनाएं कि हमें क्या पसंद है, आज हम वो खाना बनाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे बच्चों को क्या पसंद है। तो पहले रिकग्नाइज करें कि हमें क्या पसंद है और फिर वो अपने लिए करें। वही सशक्तिकरण सही मायने में सही होगा। मायने में। थैंक यू सो मच मैम, Thank you, ma'am. हमारे शो की बहुत खूबसूरत- शोभा बनाने के लिए और इतनी अच्छी बात अच्छी करने बातें के करने लिए। महिलाओं को बदलने की ज़रूरत है। Exactly. चाहे पुरुष हो या महिला, संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप Thank you. हमारे कार्यक्रम Thank में you, आई ma'am. और हम Thank you. इस कार्यक्रम की शोभा बनाई। चलिए अब वक्त हो चला है विदा लेने का। उससे पहले आप उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता है निर्देशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।